नमस्कार। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने वाले हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर। हम बात कर रहे हैं अहंकार की, ईगो की। हाँ, और हमारे हाथ लगे हैं रायन हॉलिडे की मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी के कुछ हिस्से। किताब का दावा बड़ा सीधा है पर मजबूत है। दावा यह है कि चाहे हम कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, कामयाबी की बुलंदियों पर हों, या फिर नाकामी की खाई में गिरे हों। बिल्कुल, हर हाल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना अहंकार ही है। और ये दुश्मन बहुत चालाक है ना? बहुत ज्यादा। ये हमारी महत्वाकांक्षा को घमंड में बदल देता है, हमारी सफलता को आत्ममुक्ता में, और हमारी असफलता को मतलब शर्म और कड़वाहट में। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब की मदद से हम अहंकार के इन 3 चेहरों को पहचानें। कि ये हमारी आकांक्षा, सफलता और असफलता पर असर डालता कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ बनने की चाहत में, यहीं पर किताब एक बहुत गहरा सवाल उठाती है कि हमें कुछ बनना है या कुछ करना है। टू बी और टू डू। और इसे समझाने के लिए वो कहानी सुनाते हैं जॉन बॉयड की, एक अमेरिकी फाइटर पायलट। हाँ, और कमाल की बात यह है कि शायद ही किसी ने उनका नाम सुना हो। यही तो कहानी का सार है। जॉन बॉयड ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, उन्हें कर्नल से ऊंची रैंक भी नहीं मिली, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने अमेरिकी सेना की पूरी युद्ध नीति ही बदल दी। हाँ, F-16 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं के दिमाग की उपज थे। वो अपने जूनियर से हमेशा एक ही सवाल पूछते थे। क्या सवाल था वो? तुम्हें कुछ बनना है या कुछ करना है? सुनने में तो दोनों बातें एक जैसी लगती हैं। इसका मतलब क्या था? यहीं पर सारा खेल है। उनका मतलब था कि अगर किसी को बनना है, मतलब एक जनरल बनना है, पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो उसे सिस्टम के साथ समझौते करने होंगे। सही पकड़ा। ताकतवर लोगों की हाँ में हाँ मिलानी होगी, राजनीति करनी होगी। लेकिन अगर किसी को असल में कुछ करना है, मतलब सच में कोई बदलाव लाना है जैसा बॉयड ने किया, तो उसे पद और पहचान की परवाह किए बिना सिर्फ काम पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। बॉयड ने दूसरा रास्ता चुना। इसीलिए वो कभी जनरल नहीं बने, लेकिन उनका असर कई जनरलों से कहीं ज्यादा था। उन्होंने काम को चुना, पद को नहीं। ये अहंकार के लिए पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अहंकार तो पहचान चाहता है, उसे क्रेडिट चाहिए। हाँ। और यहीं से एक और बात निकलती है, काम करना बनाम काम के बारे में बातें करना। अपटन सिंक्लेयर वाला किस्सा है ना? हाँ, वही। अपटन सिंक्लेयर ने कैलिफोर्निया के गवर्नर का चुनाव लड़ने का फैसला किया। और चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले ही उन्होंने एक किताब लिख डाली, जिसका नाम था मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर। मतलब उन्होंने अपनी जीत की कल्पना को इतने विस्तार से लिख दिया, उस एहसास को इतना जी लिया कि असल में चुनाव लड़ने का जोश ही खत्म हो गया। हाँ, मेहनत करने की इच्छा ही खत्म हो गई। नतीजा, किताब तो बेस्टसेलर बन गई, पर चुनाव वो बुरी तरह हार गए। और ये बात आज के दौर में तो और भी ज्यादा सच लगती है। बिल्कुल। आज की पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया में हर कोई अपनी कहानी बेचने में लगा है। हम लिंक्डइन पर अपने अगले बड़े कदम का ऐलान कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने हसल की तस्वीरें डालते हैं। और किताब का तर्क यह है कि काम और बातों का रिश्ता उल्टा है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। मतलब जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में दुनिया को बताते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि काम हो चुका है। हाँ, हमें तारीफ मिलती है, वैलिडेशन मिलता है, और असली मेहनत करने की प्रेरणा कम हो जाती है। तो फिर करें क्या, खासकर जब कोई करियर की शुरुआत कर रहा हो? चुपचाप काम करते रहने से तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा ना, है ना? इसका जवाब किताब की कैनवस स्ट्रैटेजी में है। कैनवस स्ट्रैटेजी, ये क्या है? सोचिए कि आप एक महान पेंटर के सहायक हैं। आपका काम पेंटिंग करना नहीं है। अच्छा। आपका काम है उनके लिए कैनवस तैयार करना, उनके ब्रश साफ करना, उनके रास्ते की रुकावटें दूर करना, यानी अपने सीनियर्स या बॉस की मदद करना, उन्हें बेहतर दिखाना। लेकिन ये तो अहंकार के बिल्कुल खिलाफ है। अहंकार तो चाहता है कि सारा श्रेय मुझे मिले, स्पॉटलाइट मुझ पर हो। बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन किताब कहती है कि ये सीखने और आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। जब आप दूसरों के लिए कैनवस बनते हैं तो आपको अंदर की बातें पता चलती हैं। आप सीखते हैं कि काम कैसे होता है। श्रेय शायद तुरंत ना मिले। तुरंत तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो अनुभव और रिश्ते मिलते हैं वो अनमोल होते हैं। महान फुटबॉल कोच बिल बेलिचिक ने अपने करियर की शुरुआत में सालों तक बिना पैसों के काम किया, बस अपने सीनियर कोच के लिए फिल्मों का विश्लेषण करते थे। और अहंकार को काबू में रखने का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो जो जैकी रॉबिन्सन की कहानी में मिलता है। हाँ, बिल्कुल। बेसबॉल में पहले अश्वेत खिलाड़ी बनना, आप सोच सकती हैं कितना मुश्किल रहा होगा। हर रोज नस्लीय टिप्पणियां, गालियां, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां।
उनका मैनेजर जानता था कि अगर जैकी ने एक बार भी पलटकर जवाब दे दिया तो ये पूरा प्रयोग और अश्वेत खिलाड़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो उसने जैकी से क्या कहा? उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम में पलटकर जवाब न देने की हिम्मत है? वाह, लड़ने की नहीं बल्कि न लड़ने की हिम्मत। ये तो अहंकार पर सीधा हमला है। सीधा हमला। क्योंकि उनका अहंकार कह रहा होगा कि जवाब दो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो, लेकिन जैकी ने एक बड़े मकसद के लिए अपने अहंकार को दबा दिया। उन्होंने उस अपमान को सहा ताकि लाखों लोगों के लिए दरवाजे खुल सकें। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी महानता की कीमत व्यक्तिगत अपमान को नजरअंदाज करना होता है। तो ठीक है, कोई शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब वही इंसान कामयाब हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि तब अहंकार एक छोटे से दुश्मन से बढ़कर एक विशाल राक्षस बन जाता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सफलता अहंकार के लिए पेट्रोल का काम करती है। जब दुनिया आपकी तारीफ करती है तो ये मानना बहुत आसान हो जाता है कि आप सच में खास हैं, कि आप गलती कर ही नहीं सकते। जैसे कि हॉवर्ड ह्यूज। हाँ, किताब में हॉवर्ड ह्यूज का उदाहरण है, जो इस जाल में बुरी तरह फंसे। वो तो एक जीनियस माने जाते थे, कामयाब बिजनेसमैन, रिकॉर्ड बनाने वाले पायलट, फिल्म प्रोड्यूसर, सब कुछ था उनके पास। और यही समस्या थी, वो इतने कामयाब हुए कि उन्हें लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने खुद को अपनी बनाई दुनिया में कैद कर लिया। वो किसी के नहीं सुनते थे, अपनी टीम की नहीं सुनते थे, सलाहकारों को निकाल देते थे, और उनका अंत बहुत भयानक हुआ। वो दुनिया से कटकर अकेलेपन में एक अंधेरे कमरे में मरे। तो इसका मतलब क्या सफलता को संभालना नामुमकिन है? कोई तरीका तो होगा। तरीका है, लेकिन इसका जवाब वहां से आता है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। किताब में चंगेज खान का उदाहरण दिया गया है। एक मिनट, चंगेज खान, हम तो उन्हें बस एक क्रूर हमलावर के तौर पर जानते हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम उनकी क्रूरता को देखते हैं, लेकिन किताब बताती है कि उनकी सफलता का असली राज था उनका हमेशा सीखने वाला छात्र होना। अच्छा। वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा खुला रहता था। मंगोल जिस भी संस्कृति को जीतते थे, वे तुरंत वहां की सबसे अच्छी चीजों को अपना लेते थे। जैसे कि किलेबंद शहरों पर हमला करने की रणनीति उन्होंने चीनी इंजीनियरों से सीखी, घेराबंदी करने वाली मशीनें बनाना सीखा। तो उनका अहंकार कभी सीखने के रास्ते में नहीं आया? कभी नहीं। उन्हें ये कहने में कोई शर्म नहीं थी कि ये तरीका मुझसे बेहतर कोई और जानता है तो मैं उससे सीखूंगा। उनकी ताकत तलवार के साथ साथ उनके खुले दिमाग में भी थी। तो सफलता का राज है हमेशा एक छात्र बने रहना, ये मानना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, और यहीं पर लोग अपनी ही कहानी के जाल में फंस जाते हैं। मतलब अपनी ही प्रेस रिलीज पर यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल। किताब में फुटबॉल कोच बिल वॉल्श की टीम का उदाहरण है। सुपर बॉल जीतने के बाद वो अपनी ही कामयाबी के नशे में डूब गए। उन्हें लगने लगा कि वो टीम ऑफ डेस्टिनी है। हाँ, कि जीतना तो उनकी किस्मत में लिखा है। वो ये भूल गए कि उन्हें सफलता घंटों की मेहनत, अनुशासन और तैयारी से मिली थी, किसी जादू से नहीं। और नतीजा ये हुआ कि अगले 2 सीजन वो बुरी तरह हारे, क्योंकि जब आप खुद को जीनियस समझने लगते हैं तो आप मेहनत करना बंद कर देते हैं और सीखना भी बंद कर देते हैं। सही बात है। तो अहंकार आपको सफलता में अंधा बना देता है, जो लगभग तय कर देता है कि आप कभी न कभी असफल होंगे। और जब वो नाकामी आती है तो वह अहंकार एक बुरे हालात को और भी बदतर बना देता है। हाँ, तो अब इस तीसरे पड़ाव की बात करते हैं, असफलता। देखिए, असफलता जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अहंकार इसे व्यक्तिगत अपमान बना देता है। ये हमें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देता। बिल्कुल। बल्कि उन्हें छिपाने या दूसरों पर इल्जाम डालने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पल में भी अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की मालकिन कैथरीन ग्राहम की कहानी। हाँ, उन्हें तो कंपनी विरासत में मिली थी, है ना? उनका कोई खास अनुभव भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक आरामदायक जिंदगी जी थी, लेकिन उनके पति की आत्महत्या के बाद 46 साल की उम्र में उन्हें अचानक एक विशाल न्यूज़पेपर एम्पायर संभालना पड़ा। और उसके बाद उन पर एक के बाद एक तूफान आए। हाँ, पहले पेंटागन पेपर्स छापने का फैसला, जिसमें सरकार ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। फिर वाटरगेट स्कैंडल का दबाव, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन की तरफ से सीधी धमकियां मिली। और फिर कर्मचारियों की एक भयानक हड़ताल। ऐसी हालत में तो कोई भी टूट सकता था। और अहंकार से भरा इंसान तो जरूर टूटता। वो या तो घमंड में कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला लेता या खुद को बेचारा समझकर हार मान लेता। लेकिन कैथरीन ग्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शांति, धैर्य और एक मजबूत इरादे के साथ हर मुश्किल का सामना किया। उनका लक्ष्य अपनी पारिवारिक विरासत को बचाना और सही काम करना था। उन्होंने खुद पर ध्यान नहीं दिया, काम पर दिया। ये बात बहुत गहरी है कि मुश्किल वक्त में हमारा ध्यान खुद पर नहीं, अपने मकसद पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शानदार विचार किताब में है, अ लाइफ टाइम या डेड टाइम। हाँ, और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण मैल्कम एक्स की कहानी है।
जब उन्हें जेल हुई तो वो उस वक्त को डेड टाइम की तरह बिता सकते थे। इंतजार करते, शिकायत करते। कड़वाहट से भर जाते। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उसे अलाइव टाइम बनाने का फैसला किया। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी को अपना घर बना लिया। उन्होंने डिक्शनरी उठाई और उसे अक्षर दर अक्षर अपनी कॉपी में उतारना शुरू कर दिया, ताकि उनकी शब्दावली बेहतर हो सके। हाँ, उन्होंने इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र पढ़ा। उन्होंने बाद में कहा था कि जेल में वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आजाद थे, क्योंकि उनका दिमाग आजाद था। उन्होंने एक सजा को शिक्षा में बदल दिया। जेल उनका हार्वर्ड बन गया। वाह, ये सोच ही कमाल की है। बिल्कुल। अलाइव टाइम बनाम डेड टाइम, ये सिर्फ असफलता के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल के लिए एक शक्तिशाली नजरिया है ना? हाँ, लेकिन जब अहंकार हावी होता है तो लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपनी गलती मानने के बजाय हालात को और बिगाड़ देते हैं। जैसे जॉन डिलोरियन ने किया। हाँ, उन्होंने भविष्य की कार बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी कंपनी डूबने लगी तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका सपना खत्म हो गया है। वो अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पाए और उसे बचाने के लिए उन्होंने कोकीन की एक डील करने की कोशिश की और पकड़े गए। सोचिए, एक तरफ मैल्कम एक्स हैं जो जेल को यूनिवर्सिटी बना देते हैं, और दूसरी तरफ डिलोरियन है जो एक बिजनेस की नाकामी को एक आपराधिक साजिश में बदल देते हैं। वो एक गड्ढे में थे और अहंकार की वजह से उसे तब तक खोदते रहे जब तक वो नरक नहीं बन गया। सारा फर्क अहंकार का है। तो आकांक्षा से लेकर सफलता और फिर असफलता तक ये साफ है कि अहंकार हर कदम पर एक दुश्मन की तरह हमारे साथ चलता है। और किताब का सार यही है कि अहंकार के खिलाफ लड़ाई कोई एक बार की जंग नहीं है, ये हर रोज हर पल की लड़ाई है। लेखक एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं। हाँ, कि जैसे आपको हर रोज घर में झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि धूल वापस आ जाती है, वैसे ही आपको हर रोज अपने मन से अहंकार की सफाई करनी पड़ती है। ये हमेशा वापस आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, ये एक विनम्र और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। बताइए। किताब में एक ऐसे हॉलीवुड मुगल का जिक्र है जो बेहद अमीर और ताकतवर था, लेकिन अंदर से वो उतना ही अकेला और डरा हुआ था। और उसकी सजा कोई बड़ी बर्बादी या नाकामी नहीं थी। नहीं, उसकी सजा उसकी अपनी जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से शानदार दिखती थी पर अंदर से पूरी तरह खोखली थी। तो सवाल ये उठता है कि अहंकार की असली कीमत क्या है? एक शानदार हार या फिर एक खामोश खोखली जीत? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।